सुलोचना और गोविंद की 5 बेटियां थी। पांचों बहनों की आपस में खूब लड़ाई होती थी। सुलोचना के घर में अक्सर पांचों बहनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर बहस हो ही जाती थी। पर आज जो लड़ाई का विषय था वो था स्कूटी। यानी कि पांचों बेटियां रोमा, रीमा, सीमा, गरिमा, महिमा को अब अपने लिए एक स्कूटी चाहिए थी। मैं तुम सबसे बड़ी हूँ इसलिए नई स्कूटी मैं लेकर जाऊंगी। अरे वाह रोमा, अगर तुम बड़ी हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ही स्कूटी लेकर जाओगी। मैं भी इन सब में बड़ी हूँ, मैं भी सबसे पहले स्कूटी लेकर जाऊंगी। मैं लेकर जाऊंगी तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं लेकर जाऊंगी। मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए सबसे पहले स्कूटी मैं चलाऊंगी। अरे बस भी करो, कितना लड़ती हो तुम लोग आपस में। अभी स्कूटी आई नहीं है, आने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा। पहले अपने पापा को स्कूटी लाने तो दो। लगता है पापा आ गए। स्कूटी की आवाज आई। स्कूटी देखकर पांचों बहनें बहुत खुश थी। ये देखो, अब तुम पांचों इसके लिए लड़ना मत, बारी बारी से स्कूटी का इस्तेमाल करना और इसकी देखभाल भी तुम पांचों के जिम्मे रहेगी। रोजाना इसमें तेल डलवाना, समय समय पर इसकी सर्विस करवाना, कागज संभाल कर रखना और हमेशा ये हेलमेट पहनकर स्कूटी चलाना। इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। और स्कूटी ज्यादा तेज कोई नहीं चलाएगा। इस तरह से पांचों बहनों को उनके माता पिता ने हिदायत तो दे दी, पर आखिर वो बहनें मानने वाली कहां से थी। उनकी तो लड़ाई फिर से शुरू हो गई। मम्मी, बाहर स्कूटी नहीं खड़ी है, कहाँ है? मुझे कॉलेज को देर हो रही है। रीमा को स्कूटी चाहिए थी, जरूरी काम से गई है, अभी आ जाएगी। वो दे, आ गई। दीदी बस थोड़ी देर आपको और रुकना पड़ेगा, मुझे अपनी फ्रेंड के घर नोट्स लेने के लिए जाना है। मैं बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो महिमा, मुझे पहले ही कॉलेज के लिए लेट हो चुका है। बस 10 मिनट रुको ना, मैं आ रही हूँ। रीमा दीदी, लाओ स्कूटी की चाबी दो। इसमें तेल कम है, वापसी में डलवा लेना। पता नहीं स्कूटी का तेल कैसे खत्म हो गया। कल मैंने 200 रुपए का डलवाया था। मैंने भी 100 रुपए का डलवाया था। महिमा अब तुम डलवाती आना, फिर मुझे कॉलेज को लेट हो जाएगा, मैं नहीं डलवा पाऊंगी। तुम चारों ही स्कूटी का इस्तेमाल करती रहना। मैं तो पागल हूँ, मुझे भी ट्यूशन जाना था, मुझे भी स्कूटी चाहिए होती है। माँ, ये नहीं है कि ये चारों ही स्कूटी की हकदार है। जब से स्कूटी आई है मैंने सिर्फ एक बार चलाई है। कोई बात नहीं सीमा बेटा, ऐसे लड़ते नहीं है। आज रीमा को ले जाने दो, कल तुम ले जाना। महिमा स्कूटी लेकर चली जाती है, पर वापसी में वो तेल डलवाना भूल जाती है और आकर चाबी रोमा के हाथ में दे देती है। रोमा स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकलती है, पर आधे रास्ते में उसकी स्कूटी रुक जाती है। क्या हुआ रोमा, स्कूटी क्यों रोक दी? पहले ही हम कॉलेज को लेट हो रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी देर हो जाएगी। पता नहीं यार, मैंने महिमा से बोला था कि तेल डलवा लेना, उसने डलवाया ही नहीं और मैंने भी जल्दी में चेक नहीं किया। पेट्रोल पंप तक हमें स्कूटी को खींच कर ले जाना पड़ेगा। मेरी नई स्कूटी पर बैठ, मेरी नई स्कूटी पर बैठ, तू ही शोर मचा रही थी। तेरी वजह से मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। रोमा की सहेली उसे खूब सुनाती है। एक तो पहले से ही स्कूटी घसीट कर पेट्रोल पंप तक ले जाने के चक्कर में रोमा के पसीने छूट गए, ऊपर से सहेली के ताने। रोमा जब घर पहुंची तो उसका पारा हाई था। माँ, आपको पता है आज स्कूटी में तेल नहीं था, मैं कितनी परेशान हुई हूँ। मुझे कितने ताने सुनाए उस रिधिमा ने, नहीं तो मेरे आगे बोलती तक नहीं थी। आज ये सब महिमा के कारण हुआ है। महिमा, तुमने तेल क्यों नहीं डलवाया? अरे मैंने तेल डलवाने का ठेका थोड़ी लिया हुआ है, मैं भी जल्दी में थी, नहीं ध्यान रहा। आप चारों में से भी तो किसी ने तेल नहीं डलवाया ना। अरे गलती रीमा दीदी की है, जब उन्हें पता था कि स्कूटी में तेल कम है तो उन्होंने जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालने की जगह खुद ही क्यों नहीं तेल डलवाया जब वो सुबह आ रही थी। अरे बस भी करो, स्कूटी ना हो गई आफत हो गई। मैंने पहले ही कहा था कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीखो। स्कूटी में जब तेल नहीं था तो तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। और रोमा, स्कूटी ले जाने से पहले हमेशा चेक करा करो कि उसमें कितना तेल है, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं आएगी। एक दूसरे पर गलतियां थोपने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वरना मैं ये स्कूटी बेच दूंगा। अपने पिता को गुस्से में कमरे में जाता देख पांचों बहनें चुपचाप अपना अपना काम करने लगती हैं। पर ये चुप्पी देर तक टिकने वाली नहीं थी। अगले दिन फिर वही हाल हो जाता है। स्कूटी की सर्विस होनी थी। स्कूटी की कंडीशन बहुत खराब थी, पर पांचों में से कोई भी स्कूटी की सर्विस नहीं करवा रहा था। चलो मम्मी, आपने मार्केट जाना था ना, मैं उसी साइड जा रही हूँ, आपको जो भी सामान लेना हो आप ले लेना। ठीक है, 2 मिनट रुक, मैं बटुआ लेकर आती हूँ। और सुन, स्कूटी हल्के चलाना, मुझे डर लगता है। चिंता मत करो, मैं स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट हूँ और इन चारों से तो बेहतर ही चलाती हूँ। रोमा अपनी माँ को स्कूटी पर बाजार ले जाती है। रोमा बेटा संभाल कर, स्कूटी बहुत तेज चला रही है। माँ, मैं तेज नहीं चला रही हूँ, इसकी रेस खराब हो रही है। मैंने इन चारों को बोला है कि स्कूटी की सर्विस करवा लो, रेस खराब है, ब्रेक भी नहीं लग रहे ठीक से, पूरी स्कूटी ठीक करवानी थी और पापा से इतनी डांट पड़ेगी ना। रोमा अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक स्कूटी एक रिक्शे से टकरा जाती है।
और तेजी से जमीन पर गिर जाती है। रोमा तो बच जाती है क्योंकि उसने हेलमेट पहना था, पर उसकी माँ के हाथ पर चोट आ जाती है। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। माँ, कोई हेल्प करो प्लीज, माँ। सब लोग रोमा और उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं। रोमा घर पर फोन करती है, सब दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आते हैं। गोविंद जी, आपकी पत्नी के सीधे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए हम इनका प्लास्टर करेंगे। सब मेरे कारण हुआ है। मैंने स्कूटी ठीक से नहीं चलाई। मैं ही माँ की इस हालत की जिम्मेदार हूँ। नहीं रोमा, मैं भी गलत हूँ। मैंने स्कूटी की सर्विस नहीं करवाई। काश मैं स्कूटी की सर्विस करवा देती। रोमा दीदी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं भी गलत हूँ दीदी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? रोमा दीदी, आप अकेले नहीं हो, हम चारों ने भी गलती की है। महिमा ठीक कह रही है रोमा दीदी। सीमा दीदी, हम सब इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार हैं। माँ को हमारी वजह से तकलीफ हुई है। पापा, हम अपने आप को कैसे माफ करेंगे? इतनी देर में डॉक्टर सुलोचना का प्लास्टर करके बाहर आ जाता है। पांचों बहनें सुलोचना के पास जाकर रोने लगती हैं। अब मैं कभी स्कूटी नहीं चलाऊंगी। माँ, आपको मेरी वजह से कितनी चोट आ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। होनी को कौन टाल सकता है? अगर इस एक्सीडेंट को स्कूटी से ना होना होता तो किसी और चीज से हो जाता। ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते बेटा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों में तुम सब मेरा मिलकर ख्याल रखोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सुलोचना अपनी पांचों बेटियों को गले से लगा लेती है। कुछ समय तक सुलोचना घर पर आराम करती रही। उस बीच पांचों बहनों ने कभी भी लड़ाई नहीं की, बल्कि सब मिलकर अपनी माँ की सेवा करने लगी। जिस घर में कल तक बात बात पर लड़ाई होती थी, आज पांचों बहनें एकजुट होकर पूरे घर को संभाल रही थी। अब किसी को भी स्कूटी चाहिए होती थी तो वो पहले एक दूसरे से पूछ ली जाती थी, ताकि किसी को भी किसी कारण परेशानी ना हो। अब तो समय पर स्कूटी में तेल भी डलता था, टंकी भी फुल रहती थी, सर्विस भी समय पर होती थी और एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। पांचों बहनों में आया ये बदलाव देखकर गोविंद और सुलोचना दोनों ही बहुत खुश थे। सरोज बहुत ही गरीब औरत थी। उसका पति रिक्शा चलाता था और वो घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। बेटे के लालच में सरोज की सास और पति पीछे पड़ जाते थे। इसी कारण सरोज आज 5 बेटियों की मां थी। सरोज हिम्मत करके एक दिन हॉस्पिटल गई और उसने चोरी छुपे बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करवा लिया। उसी शाम उसके पति सुरेश ने उसकी बहुत पिटाई की। तेरी इतनी हिम्मत है? तू बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा कर आ गई है? तू रास्ते में मर क्यों नहीं गई है? घर आने की जगह किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देती। इतना बड़ा कांड करके आई है, अब कहां से मैं बेटे का मुंह देखूंगा है? कौन मुझे औलाद देगा है? करम चली, पहले तूने 5 बेटियां पैदा कर दी। एक उम्मीद थी कि कम से कम तू एक पोते का मुंह दिखा देगी, पर तूने वो उम्मीद भी तोड़ दी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ दो मुझे। सुरेश सरोज को खूब पीटता है। उसकी 5 बेटियां भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती हैं। बापू, माँ को मत मारो, माँ को छोड़ दो बापू, माँ को छोड़ दो। ये देख, माँ की हिमायती बनी फिरती हैं। इन्हें भी साथ में पिटने का शौक आ रहा है। जैसी ढीठ औरत ये खुद है, वैसी इसकी बेटियां भी हैं। सुरेश सरोज के साथ साथ अपनी बेटियों को भी पीटने लगता है और सरोज को मारने पीटने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो शराब पीने के लिए निकल जाता है। सरोज की हालत बहुत खराब थी। वो सारी रात ऐसे ही रोती रही। एक दिन सरोज पड़ोस के घर काम पर गई हुई थी। तभी उसकी दूसरे नंबर की बेटी सोनी उसे बुलाने आती है। माँ, जल्दी घर चलो, पूजा दीदी को लड़के वाले देखने आए हैं। बापू पूजा दीदी की शादी कर रहे हैं। माँ, पूजा दीदी रो रही है। जो लड़का उसे देखने आया है वो तो बिल्कुल दादी की तरह बूढ़ा है। ये क्या कह रही है? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। सरोज के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। वो घर पहुंची। उसने देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी पूजा के बिल्कुल बराबर में बैठा है और पूजा रोई जा रही है। सरोज ने किसी का भी बिना लिहाज किए पूजा को अपने कलेजे से लगा लिया और उस अधेड़ उम्र के आदमी को वहां से चले जाने के लिए कहा। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में वहां से चला गया। इस पर सुरेश फिर से सरोज को पीटने लगा। अच्छा खासा एक रिश्ता आया था, वो भी तेरी वजह से चला गया। तू जानती भी है सेठ जी कितनी दौलत दे रहे थे इस शादी के बदले। सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाते,
सुरेश बिल्कुल सही कह रहा है। एक को ब्याहना शुरू करेगी तब जाकर 5 बेटियों को ब्याहने तक बूढ़ी हो जाएगी। एक तो मेरा बेटा अच्छा रिश्ता लेकर आया और तूने उसके साथ ऐसा सलूक किया। अरे अब नहीं करेगी शादी तो कब करेगी? 14 पार कर चुकी है लड़की। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। जो आदमी उसके दादा की उम्र का है आप उसके साथ उसकी शादी करवाना चाहते हो। आप लोगों को लालच ने इतना घेर लिया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी है, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। सुरेश फिर से सरोज पर हाथ उठाता है। अब तो हद ही हो गई थी। सरोज अब इस दर्द भरी जिंदगी से तंग आ गई थी और एक रात सुरेश और सरोज की सास गहरी नींद में सो रहे थे। सरोज ने अपनी 5 बेटियों को उठाया और घर छोड़कर निकल पड़ी। सरोज को नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा। उसे तो बस अपनी 5 बेटियों की जिंदगी की चिंता थी, इसलिए उसने वो शहर छोड़ दिया। सरोज के पास थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए थे। वो अपनी 5 बेटियों के साथ पालमपुर की बस में बैठ जाती है। पालमपुर पहुंचकर वो एक होटल पर उन सबको रोटी और दाल खरीदकर खिलाती है। पर सरोज को कोई ना कोई काम तो करना ही था। वो होटल वाले से वही कोई काम मांगती है। भैया मुझे कोई काम मिलेगा? कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए मैं कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पर बर्तन धोने और दिन भर की साफ सफाई करने का काम है, वो करना है तो कर ले। सरोज वहीं ढाबे वाले के पास बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। होटल के सामने ही बनी एक झुग्गी बस्ती में सरोज एक झुग्गी किराए पर ले लेती है और अपनी 5 बेटियों के साथ वहां रहने लगती है। सरोज पूरा दिन होटल में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी और महीने के जो भी पैसे वो कमाती थी उससे वो अपना गुजारा करने लगी। सरोज को अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई की चिंता थी। पहले वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, पर यहां पर उसे कोई भी नहीं जानता था, इसलिए उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। एक दिन सरोज अपनी बड़ी बेटी पूजा के साथ किसी काम से बाजार जा रही थी। अचानक उसने देखा एक गाड़ी वाला एक स्कूटी को टक्कर मारकर भाग गया। स्कूटी पर बैठी महिला जख्मी हो गई थी। सरोज भागकर अपनी बेटी पूजा के साथ महिला के पास पहुंची। पूजा जरा हाथ लगवा, लगता है इनके सिर पर चोट आई है। गाड़ी वाला भी भाग गया। वो सामने ऑटो जा रहा है, उसे रोक, हम इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। ऑटो वाले भैया रुकना जरा। माँ चलो इन्हें उठाकर ऑटो में बिठाते हैं। भैया रुक गया है, वो कह रहे हैं हॉस्पिटल पास में ही है। सरोज पूजा के साथ उस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये तो मेरी सहेली रेखा है, आपको ये इस हालत में कहाँ मिली? इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? नर्स जल्दी से इंजेक्शन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तैयारी करो। उस महिला का नाम रेखा था, जो उस अस्पताल की एक डॉक्टर की सहेली थी। डॉक्टर को सारी बात पता चलती है। कुछ समय बाद उस महिला को होश आता है और वो अपनी सहेली डॉक्टर को सामने देखकर हैरान रह जाती है। प्रिया, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक हूँ। रेखा, ये थैंक यू मुझे नहीं, इन मैम को दो, आज यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई हैं। रेखा जब सरोज को देखती है तो वो उसे धन्यवाद कहती है। ठीक होने के बाद रेखा सरोज और उसकी बेटियों को अपने घर बुलाती है। सरोज की दुख भरी कहानी सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है। आज के समाज में भी आदमी औरत के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, ये देखकर और सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। सरोज, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जीवन में अपनी बेटियों के लिए जो भी फैसला लिया है वो बहुत सही है और इनकी पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पालमपुर में एक स्कूल चलाते हैं। मैं तुम्हारी 5 बेटियों का एडमिशन वहां करवा दूंगी और हमें अपने स्कूल के लिए एक केयर टेकर की भी जरूरत है। तुम चाहो तो स्कूल में केयर टेकर का काम कर सकती हो, जिससे आराम से तुम्हारा परिवार चल सकता है। शुक्रिया मेम साहब, आपने मुझ गरीब और मेरी 5 बेटियों पर इतना बड़ा एहसान किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप जैसे फरिश्ते अगर इस दुनिया में हो तो इस दुनिया में भगवान पर विश्वास और बढ़ जाता है। सरोज की जिंदगी उस दिन से नई करवट ले लेती है और उसकी 5 बेटियां स्कूल जाने लगती हैं और सरोज भी उसी स्कूल में मेहनत करके अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज उसकी हिम्मत के कारण उसकी बेटियां सुरक्षित थीं और अपने जीवन में सफलता के रास्ते पर बढ़ चुकी थीं।